गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में अध्ययन करवाने जा रही हूँ। ये औद्योगिक क्रांति का मैं पार्ट 1 आपको बताऊंगी, जिसमें औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने के क्या कारण थे तथा औद्योगिक क्रांति किसी स्थान विशेष पर ही क्यों हुई, इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगी। औद्योगिक क्रांति मूलतः वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण में मानवीय श्रम की प्रधानता के स्थान पर नवीन आविष्कृत मशीनों का प्रयोग था। चूंकि यह उद्योगों की प्रक्रिया में एक बदलाव था, जिसमें हस्तकौशल का स्थान शक्ति संचालित यंत्रों ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति का एक टाइम था। ये 19वीं व 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। हम कहें, अगर हम प्राचीन काल में जाएं और कहें कि प्रागैतिहासिक काल में जिस प्रकार नवपाषाणिक क्रांति हुई थी, उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति ने भी इतिहास की धारा को ही बदल दिया। जिस प्रकार नवपाषाणिक क्रांति ने मनुष्य को बर्बर आखेट अवस्था से कृषि समाज की सभ्य अवस्था तक पहुंचा दिया, उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति ने भी साधारण चरवाहे किसान को मशीनों के संचालक में बदल दिया। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या अर्नोल्ड टॉयनबी ने करी है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना एक लेक्चर डिलीवर किया था और इस लेक्चर में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया था। प्रोफेसर हुकुमचंद जैन व डॉक्टर कृष्ण चंद्र माथुर, जिन्होंने विश्व का इतिहास किताब लिखी है, उन्होंने बताया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र थी, बल्कि इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये परिवर्तन संपन्न होने के बाद में अत्यंत आधारभूत थे। या हम कह सकते हैं कि जो चीज, जो निर्माण, जो उत्पादन एक आम आदमी के हाथों में था, उसका स्थान मशीनों ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति के अर्थ को जानने के लिए 2 स्वरूप है। पहला है प्रक्रियात्मक अर्थ और दूसरा है प्रभावात्मक अर्थ। प्रक्रियात्मक अर्थ को हम देखें तो वस्तुओं के उत्पादन व निर्माण में मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग हुआ था। ये एक प्रकार की प्रक्रिया थी। इसके प्रभाव हमको बाद में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए और उससे पश्चिमी समाज नीचे से एक उच्च जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच गया, तो औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव है वह ग्लोबली परिलक्षित होने लगे। या हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया की दृष्टि से जो परिवर्तन हमको विकास मूलक दिखाई दे रहे थे, वह प्रभाव की दृष्टि से क्रांति परक दिखाई देने लगे। अब औद्योगिक क्रांति के काल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल इसका 1750 से 1850 तक माना जाता है और द्वितीय काल 1850 से, अगर हम कहें कि आज तकनीकी युग को भी हम समाविष्ट इसमें कर लें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो औद्योगिक क्रांति के इन कालों का अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व हम ये भी अध्ययन करना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे, क्या विश्व में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने में योगदान दिया। तो इसका जो पहला कारण था वो हम कह सकते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा
औद्योगिक क्रांति के लिए पुनर्जागरण ने किस प्रकार योगदान दिया। मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में जब अध्ययन करवाया था तो बताया था कि पुनर्जागरण काल में मानववाद स्वरूप के अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का ध्यान भौतिक उत्कर्ष की ओर बढ़ गया। इसके फलस्वरूप मनुष्य की जो व्यक्तिपरक व स्वतंत्र चिंतन पर आधारित जो चेतना थी, उसका स्वरूप भी काफी विस्तृत हो गया। पुनर्जागरण युग ने नगरों का विकास किया, व्यापारिक क्रांति को अस्तित्व में लाया, जिससे एक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की नींव भी रखी गई। और 18वीं शताब्दी में इसी पुनर्जागरण के कारण जो परिवर्तन हुए वो शायद नवीन मशीनी आविष्कारों के रूप में भी परिलक्षित हुए। तो पुनर्जागरण का जो स्वरूप था वह काफी व्यापक था, जिसका मैंने बताया था कि इसका कला, साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा था। इसी क्रम में हम भौगोलिक खोजों को लेते हैं कि 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविकों ने एशिया, अफ्रीका व अमेरिकी महाद्वीप के अनेक अज्ञात देशों को खोजा। इन भौगोलिक खोजों से क्या लाभ हुआ कि एक तो कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कुछ स्थान विशेष मिल गए, निर्मित जो वस्तुएं होती थी उसके लिए नए बाजार भी उपलब्ध हो गए, और दूसरी ओर जो औपनिवेशिक देश थे वहां पर कुछ श्रमिक जो हमको मिले वो सस्ते मिल गए। इसके कारण जो नवीन औद्योगिक जो परिवर्तन थे उसकी जो प्रक्रिया थी वह काफी आसान हो गई थी। तो भौगोलिक खोजों ने भी इस औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अब अगर हम कृषि संबंधी विकास को लेते हैं तो यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में जो व्यापारिक क्रांति के प्रभाव हुए और इसके कारण कृषि के विकास में काफी योगदान देखने को मिला। 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में लॉर्ड टाउनशेंड के नेतृत्व में कुछ कृषि संबंधी नवीन तकनीकों का भी आविष्कार हुआ। जॉर्ज टूल ने एक आविष्कृत सीड ड्रिल नामक उपकरण बनाया, जिससे बीज बोने की नवीन पद्धति का भी आविष्कार हुआ। कृषि उत्पादन जिस प्रकार बढ़ा उसी प्रकार जो जनसंख्या थी उसको भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी और 18वीं शताब्दी में तो जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो जनसंख्या 1750 में 70 लाख के आसपास थी वह 1800 में 90 लाख हो गई। इसे जनसांख्यिकी क्रांति यानी डेमोग्राफिक रिवॉल्यूशन के रूप में भी देखा जा सकता है। जनसंख्या की इस वृद्धि ने औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को किस तरह दी वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कृषि के विकास के कारण पुराने लोगों की निर्भरता कृषि पर कम हो रही थी और वे शहरों की ओर आ रहे थे। जो लोग शहरों की तरफ आ रहे थे उनको रोजगार की तलाश हुई, जिससे कुछ लोगों को जनसंख्या की वृद्धि से घरेलू बाजार में भी वस्तुओं की मांग बढ़ गई और इससे औद्योगिक क्रांति को काफी बल मिला। इसी कड़ी में हम व्यापारिक क्रांति को लेते हैं कि व्यापारिक क्रांति ने वाणिज्यवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। हमने अमेरिका की जब क्रांति पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि वाणिज्यवाद क्या था। वाणिज्यवाद का अर्थ ये था कि जैसे इंग्लैंड एक देश था, इंग्लैंड ने काफी उपनिवेश बना रखे थे और उन उपनिवेशों के लिए को ये प्रतिबंधित किया गया था कि वो जो भी व्यापार करेंगे वह उनके मूल देश से ही करेंगे। तो इस व्यापारिक क्रांति से जो वाणिज्यवाद की अवधारणा का जन्म हुआ उसने भी औद्योगिक क्रांति को काफी जन्म दिया, क्योंकि इससे एक परिवर्तन तो ये देखने को मिला कि यूरोप के व्यापारियों ने मशीनों के आविष्कारों को प्रोत्साहित किया
और मशीनों को अपनाने में भी उन्होंने अपनी रुचि दर्शाई। दूसरी तरफ जो विनियोग के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी थी, उसको बढ़ी हुई मांग को देखकर उन्होंने व्यापार में उस पूंजी को लगाया, जिससे औद्योगिक क्रांति को काफी प्रोत्साहन मिला। इसी कड़ी में अगर हम पार्थ सारथी गुप्ता संपादित एक बुक है आधुनिक पश्चिम का उदय, उसमें लिखा गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि उसने यूरोपीय इतिहास को एक निर्णयात्मक मोड़ दिया। अधिकतर इतिहासकारों की राय में ये क्रांति पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के ही समान थी, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जिन तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कार हुए, पुनर्जागरण ने भी इसमें योगदान दिया और एक मशीनी युग की जो शुरुआत हुई उसने औद्योगिक क्रांति को काफी बल दिया। तो औद्योगिक क्रांति के पीछे ये सभी कारण उत्तरदायी थे। आप इनको विस्तृत रूप से अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं और आप मेरा जो लेक्चर है वो पुनः आप सुन भी सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पुनर्जागरण जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि पुनर्जागरण इटली में हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एक तो इंग्लैंड में पूंजी की काफी उपलब्धि थी, वहां पर पूंजी की काफी उपलब्धता थी। जो व्यापारिक क्रांति व वाणिज्यवादी जो नीति थी उसके कारण ब्रिटेन को काफी लाभ मिला था, जिससे ब्रिटेन की समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई थी। ब्रिटेन के पास बड़े बड़े कल कारखानों में लगाने के लिए काफी धन भी था, इसलिए ब्रिटेन एक समृद्ध राष्ट्र था और उत्पादित वस्तुओं की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग थी उससे ब्रिटेन काफी प्रभावित था। इसलिए इंग्लैंड में ऐसे पर्याप्त साधन थे जिसके कारण इस क्रांति को वहां पे स्टेब्लिश होने में योगदान हुआ। दूसरी तरफ उस समय भारत जो इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत से जो प्राप्त धन मिल रहा था उसमें भी इंग्लैंड को काफी लाभ हुआ। कहा जाता है कि प्लासी की जो लूट का माल था वह उससे काफी इंग्लैंड को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने में आसानी हुई। दूसरी ओर इंग्लैंड ने जो औपनिवेशिक साम्राज्य फैला रखा था उसमें उसको काफी श्रम शक्ति भी उसको सुगम रूप से उपलब्ध हो गई थी अपने उपनिवेशों में, तो अतः उसने इस औद्योगिक क्रांति के लिए उस श्रम शक्ति का भी काफी उपयोग किया। कहा जाता है कि सामंती व्यवस्था जब इंग्लैंड में भंग हुई तो इंग्लैंड को कई लोग हस्तकौशल से काफी ऐसे लोग मिल गए थे जो कई तरह के काम जैसे कपड़ा बुनना, जूते बनाना, लकड़ी के नक्काशी करना आदि हस्तकौशल के काम कर रहे थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड ने उन कारीगरों को इसमें लगा दिया। एक तरफ श्रम शक्ति मिल रही थी, दूसरी तरफ ब्रिटेन के पास काफी प्राकृतिक संसाधन थे, विपुल मात्रा में उपलब्ध थे। उसके पास कोयले व लोहे के पर्याप्त आपूर्ति थी। उसके पास में परिवहन के लिए नदियां और नहरें थी। उसके पास आयात निर्यात करने के लिए जहाज भी थे। इसलिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधन यहाँ पर उपलब्ध होने के कारण इस औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में होना सुनिश्चित कर दिया गया। कच्चा माल भी इंग्लैंड से प्राप्त हुआ। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि भारत से भी काफी कच्चा माल इंग्लैंड को मिला, अमेरिका से काफी कच्चा माल इंग्लैंड को मिला और नौसैनिक जो श्रेष्ठता थी
इसके कारण समुद्री मार्गों से ये माल आसानी से उस तक पहुंच गया। अब उत्पादित माल अपने पास पैदा हो गया, तो उत्पादित माल के लिए मार्केट भी चाहिए, बाजार भी चाहिए। इसलिए उत्पादित माल होने के कारण उसने अपने उपनिवेशों में इनका मार्केट भी तैयार कर लिया और अपना जो उत्पादित माल था वह इन उपनिवेशों में भेजने लगा। इसलिए जो जनता की आवश्यकताएं थी वो भी पूरी हो रही थी। इसलिए इंग्लैंड में ये सब चीज़ों की उपलब्धता रही। एक कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां थी उसने भी यहाँ औद्योगिक क्रांति को योगदान दिया। 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति यहाँ हुई जिससे ब्रिटिश संसदीय तंत्र का विकास हुआ, मनुष्य को स्वतंत्रता मिली, संपत्ति के नैसर्गिक अधिकार मिले। इसके कारण इंग्लैंड के उद्यमियों को भी काफी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियों में इंग्लैंड का जो कुलीन वर्ग था उसने भी काफी इसमें इंटरेस्ट लिया, सकारात्मक रूप अपनाया। इसलिए यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां भी औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल थी। जो लास्ट में है कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि। यहाँ पे जो पृष्ठभूमि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कृषि की निर्भरता ब्रिटेन में अत्यधिक थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से पूर्व ही कृषि व्यवस्था में काफी यहाँ उन्नति कर ली थी, श्रम शक्ति यहाँ उपलब्ध हो गई थी, जनसंख्या यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध हो गया था। इसके कारण इंग्लैंड में सारी पृष्ठभूमियां इसके अनुकूल थी। एक जो इंग्लैंड था वहां पर कुछ तकनीकी आविष्कार भी हुए थे, जिसमें जैसे जॉन के था, उसने फ्लाई शटल का आविष्कार किया था। जेम्स हरगिव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम काफी कताई बुनाई के लिए उपयोग किया गया था। सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल भी आविष्कार के लिए मशीनी आविष्कार था और कार्टराइट का जो पावर लूम था उसने भी औद्योगिक क्रांति के लिए काफी भूमिका तैयार करी। उत्कृष्ट मशीनें तैयार हुई और इसके कारण औद्योगिक क्रांति चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टूडेंट्स, ये जो मशीनों के नाम है जैसे फ्लाई शटल है, स्पिनिंग जेनी है, उसके बारे में मैं आपको अगला जो मेरा लेक्चर होगा औद्योगिक क्रांति पार्ट 2 उसमें आपसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।